हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा and स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद ट्विंस में। तो सबसे पहले तो मैं ये सभी लोग से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि वीडियो बहुत लेट अपलोड हो रहा है, बहुत लेट हो गया वीडियो आने में। तो इसका यही वजह है कि जैसा कि आपको पता है कि दिवाली अभी गई है, छठ भी अभी गया है। तो अगर आप यूपी और बिहार से होंगे तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ दिवाली से ज़्यादा धूमधाम से छठ को मनाया जाता है। इसीलिए मेरे घर भी छठ मनाया गया और मैं छठ में अपने गांव चली गई थी। इसलिए मैंने क्या किया, इसलिए वीडियो आने में लेट हो गया, मैं गांव चली गई थी तो। और नोट्स भी आने में लेट हो गया। पर आपको अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आज से वीडियो रेगुलर अपलोड होगा और नोट्स भी आज शाम तक सारा प्रोवाइड मैं करा दूँगी। तो उसके लिए सभी लोग से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी, थोड़ा सा वीडियो लेट हो रहा है, ठीक है। तो आप तो जानते ही होंगे कि यूपी बिहार में आप लोग अगर यूपी बिहार से बिलोंग कर रहे हो तो आप जानते हो कि यहाँ पे छठ की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए उसको इग्नोर नहीं मैं कर सकती थी, इसीलिए वीडियो लेट हो गया, ठीक है। बट आज से वीडियो रेगुलर अपलोड हुआ। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहले जैसे ही चलिए पढ़ाई को स्टार्ट कर देते हैं। और अगर कोई बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का कोई स्टूडेंट अगर वीडियो देख रहा है तो मैं उससे यही कहूँगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोग का एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता नहीं कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब से स्टार्ट है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है। किसने मैंने पूछा तो कोई बताएगी दिसंबर से, कोई कह रहा है नवंबर से। तो आप क्लियर ज़रूर बता दें कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो रहा है। और देखिए ये क्या न्यूटोनियन मैकेनिक्स चल रहा है और इसके पहले मैथमेटिकल फिजिक्स कंप्लीट हो गया। तो मैंने सबसे पूछा था कि मैथमेटिकल फिजिक्स जो कंप्लीट हो गया उसके मैं एक पूरे बुक का न्यूमेरिकल मैं सोची थी करवा दूँ, पूरे बुक का एक न्यूमेरिकल का एक वीडियो लाऊं और आप लोग को सॉल्व करा दूँ पूरे मैथमेटिकल फिजिक्स का। तो बहुत लोगों ने आंसर दिया है कि हाँ करवा दीजिए, इसलिए वो भी वीडियो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ और वो भी वीडियो 1 या 2 दिन में अपलोड हो जाएगा, जिसमें मैथमेटिकल फिजिक्स के जो भी न्यूमेरिकल वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पता है कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में जो यूनिट 5 चल रहा है उसी के क्रम में एक आज हमारा नया टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन। यानी सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि कोलिजन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए कोलिजन क्या होता है कि जब कोलिजन मतलब क्या होता है, टकराना। जब दो चीज मान लीजिए एक ये गेंदा है और एक ये गेंदा है, दो गेंदा है। अगर ये दोनों गेंदा मान लीजिए कोई यहाँ पे गेंद है, एक इस हाथ में गेंद है, एक दूसरे की वेलोसिटी को कैसे भी अफेक्ट कर दे तो कहेंगे कोलिजन हो गया है, ठीक है। जैसे कि एक मान लीजिए बाइक और एक, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए बट मैं एग्जांपल में ले रही हूँ कि बाइक और साइकिल वाले का टक्कर होगा तो वहाँ पर भी हम कहेंगे कोलिजन हो गया। क्योंकि बाइक आप जाएंगे, बाइक और साइकिल वाले जब टकराएंगे तो वो दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे को अफेक्ट करेगी। यानी कि मान लीजिए धीरे धीरे साइकिल जा रहा है, वहाँ से बाइक टकरा गई तो पक्का है कि साइकिल आगे चला जाएगा, यानी कि साइकिल की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। यानी कि बाइक की वजह से साइकिल की वेलोसिटी अफेक्ट हुई है, यानी कि इंक्रीज हुई है, या फिर डिक्रीज भी हो सकता है। यानी कि जब दो चीज एक दूसरे की वेलोसिटी को अफेक्ट कर देते हैं तो वहां पे कहते हैं कि कोलिजन हो गया है, ठीक है। तो दो प्रकार का होता है कोलिजन, बिना टकराए भी हो सकता है, बस वेलोसिटी एक दूसरे के अफेक्ट कर दे तो कोलिजन दो प्रकार से होता है। बट हमारे सिलेबस में या फिर हमें पढ़ना है सिर्फ टच वाला कोलिजन, यानी कि जब टच होता है, जब एक दूसरे को टक्कर मारते हैं या फिर एक दूसरे से जब मिलते हैं, उसके बाद जब वो दोनों एक दूसरे की वेलोसिटी को अफेक्ट कर देते हैं तो उससे ही कहेंगे कोलिजन, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में टच वाला है, बिना टच से भी अगर एक दूसरे की वेलोसिटी को अगर आप नहीं मतलब कोई दो चीज है वो बिना टच किए भी एक दूसरे के वेलोसिटी को अफेक्ट कर दे रहे हैं तो समझ जाएंगे कि वहां पे कोलिजन हुआ है, ठीक है। बट हमें यहाँ पे सिर्फ टक्कर वाला ही कोलिजन पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने कोलिजन समझ लिया। कोलिजन क्या होता है कि जब एक चीज मान लीजिए कोई यहाँ पे मैं एक गेंद ले रही हूँ, ठीक है, ये एक गेंद है और ये एक दूसरा गेंद है, ठीक है। इसका मास m1 है एंड इसका मास m2 है, इसका वेलोसिटी u1 है एंड इसकी वेलोसिटी u2 है, ठीक है। ये दोनों मान लीजिए यहाँ पे टकराए, ठीक है। टकराने के बाद जरूर थोड़ा सा डिफॉर्मेशन होगा, मान लीजिए ये डिफॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। ये m1 हो गया एंड ये m2 हो गया, ठीक है। फिर ये क्या, ये टकराया है, ये टकराने के बाद और ये
सॉरी, ये टकराने के पहले, ये टकराते वक्त और ये टकराने के बाद मान लीजिए m1 है एंड ये m2 है और इसकी वेलोसिटी v1 है एंड इसकी वेलोसिटी v2 है। तो देखिए यहाँ पे वेलोसिटी पहले u1 u2 थी और वेलोसिटी अब इसकी v1 एंड v2 हो गई, यानी कि इन दोनों के टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी अफेक्ट हुई है और इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है। तो इसी को कहेंगे कि यहाँ पे कोलिजन हुआ है। तो ये कोलिजन का दिमाग में साफ आप यही मतलब समझ लीजिए, जब दो बॉडी टकराती है और एक दूसरे की वेलोसिटी को अफेक्ट करती है तो कहेंगे कि वहाँ पे कोलिजन हुआ है और उसी को कहते हैं कोलिजन। ठीक है, जैसे कि आप देख लीजिए, जैसे कि आप ये भी सकते हैं कि बाइक साइकिल का जब टक्कर होता है तो वहाँ पे भी आप कहेंगे कोलिजन हुआ है। जब बाइक और ट्रक का भी टक्कर होता है तो वहाँ पे भी कह सकते हैं कोलिजन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो देखिए कोलिजन दो प्रकार का होता है, एक होता है इलास्टिक कोलिजन और एक होता है इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो जो इलास्टिक कोलिजन होता है, अच्छा चलिए इसको समझने के पहले कोलिजन लिख लेते हैं, कोलिजन क्या होता है। देखिए एक चीज मैं बताना भूल गई कि कोलिजन में मैंने क्या बताया था, कोलिजन में बताया कि जब दो चीजें टकराएं एक दूसरे की वेलोसिटी को थोड़ा सा अफेक्ट कर दे तो कहें कि आप पे कोलिजन हुआ है। बट ये आप याद रख लीजिए, जब कोलिजन होता है, ठीक है, जब कोलिजन होता है, मान लीजिए दोनों बॉडी, इन दोनों का कोलिजन मान लो यहाँ पे हो गया और यहाँ पे कोलिजन होने के बाद जब कोलिजन होता है तो इस पूरे प्रोसेस में मोमेंटम जो क्या होता है वो कंजर्व होता है या कह सकते हैं कांस्टेंट होता है। इस टाइम पे अगर इसका मोमेंटम देखेंगे तो जो होगा इस टाइम पे भी होगा, इस टाइम पे भी वही होगा, यानी कि तीनों टाइम पे अगर इसका आप मोमेंटम निकालेंगे तो वो कंजर्व आता है, ये कोलिजन में होता है। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप एक ही, जैसे यहाँ पे आप एम वी होता है, मोमेंटम क्या होता है, p इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी होता है। तो यहाँ पे एम वी निकालेंगे, फिर इसका एम वी निकालेंगे, फिर इसका एम वी निकालेंगे, इसका एम वी निकालेंगे, तो वो अलग आएगा, यहाँ मोमेंटम अलग आएगा। बट अगर आप इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम निकालेंगे, इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम निकालें और इस पूरे सिस्टम का, तब तीनों आपस में इक्वल होगा। ठीक है, अब आप ये सोच रहे हैं क्यों मोमेंटम इक्वल होता है, वेलोसिटी तो हमने बताया कि वेलोसिटी चेंज हो जाती है, पर मोमेंटम क्यों इक्वल होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब कोलिजन हो रहा है, जैसे यहाँ पे एक है, दो बॉडी है, इन दोनों का यहाँ पे कोलिजन हो रहा है, यहाँ कोलिजन होने के बाद तो क्यों मोमेंटम, यहाँ पे आप सोच सकते हैं क्यों मोमेंटम कंजर्व है, क्योंकि यहाँ कोलिजन हो रहा है, यहाँ पे कोई हमने फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स तो लगाया नहीं है। जैसे कि जैसे आप देखिए बाइक और साइकिल का मान लीजिए टक्कर हो रहा है, बाइक और साइकिल का टक्कर हो रहा है, तो वो टक्कर हो रहा है तो वो दोनों एक दूसरे फोर्स लगाए तो टक्कर हो गया। बट उन दोनों सिस्टम पे हमने बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया। उसी प्रकार यहाँ पे मान लीजिए कि ये बाइक है और ये साइकिल है, ये दोनों यहाँ पे टकरा रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने तो यहाँ जो मैं खड़ी थी एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लगाया है, ये दोनों आपस में लगाए हैं, मैंने बाहर से नहीं लगाया। और जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, जब फोर्स जीरो, यहाँ पे फोर्स जीरो, यहाँ पे कोई हमने क्या कोई भी फोर्स नहीं लगाया, कोई एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम पे नहीं लग रहा है। ये दोनों बॉडी आपस में एक दूसरे फोर्स लगा रहे, बट इस पूरे सिस्टम पे हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, यानी कि फोर्स यहाँ पे जीरो। और जब फोर्स जीरो तो न्यूटन के सेकेंड लॉ से देखेंगे तो क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F होता है। अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा P इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और डेल्टा P इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब डेल्टा P क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हुआ, तभी तो उसका जो अंतर है वो क्या आ रहा है, जीरो हो जाएगा। यानी कि यहाँ P1 एंड P2 क्या है, इक्वल है, तभी यहाँ पे जीरो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये डेल्टा P क्या है, डेल्टा P यही है कि देखिए क्या होगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम जीरो आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये चेंज इन मोमेंटम यानी कि डेल्टा P को आप क्या लिख सकते हैं, P2 माइनस P1, यानी कि ये P2 और P1 इक्वल होगा, P2 एंड P1 इक्वल होगा, तभी इसका जो मैं इसको माइनस कर रही हूँ, तभी ये इसकी वैल्यू जीरो आ रही है, इसका मतलब P1 एंड P2 इक्वल होगा, यानी कि P1 जितना था P2 भी उतना ही, यानी कि जो मोमेंटम है वो सिस्टम का क्या है, कंजर्व रह रहा है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे
देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ देखिए फोर्स 0 मैंने लिख दिया, और ये डेल्टा पी और डेल्टा टी, इसको आप डी पी अपान डी टी भी लिख सकते हैं। तो देखिए किसी भी चीज का यहाँ इसकी वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब आप जान जाएंगे कि पी कांस्टेंट है, तभी इसका डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन अगर 0 आता है, इसका मतलब वो वैल्यू कांस्टेंट रह रही है। कांस्टेंट या कंजर्व या अनचेंज बात एक ही होता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब होता है कि कोई भी कोलिजन होता है, या तो इलास्टिक कोलिजन होता है या इन इलास्टिक कोलिजन होता है, उस एनी काइंड ऑफ कोलिजन में जो पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है। यानी कि कोलिजन के पहले इस पूरे सिस्टम का अगर मैं मोमेंटम चेक करूं, कोलिजन होते वक्त उसका मोमेंटम चेक करूं, और कोलिजन के बाद इस पूरे सिस्टम का मैं अगर मोमेंटम चेक करूं, तो तीनों सेम आएगा। तो इस बात को आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, क्या नोट करना है हमें, नोट करना है कि आपको होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों मोमेंटम क्यों कंजर्व या कांस्टेंट या अनचेंज है। क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स, हमने जब बाइक और जब साइकिल टक्कर हुई तो उसमें किसी ने भी वहां पे फोर्स नहीं लगाया है, वो अपने में दोनों कोलाइड किए एक दूसरे पे, वो अपने में फोर्स लगाई है, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था। और जब एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इसका मतलब मोमेंटम वहां पे कंजर्व या कांस्टेंट या अनचेंज है। ठीक है, सारे सिस्टम पे। यानी यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं कि इन एनी काइंड ऑफ कोलिजन मोमेंटम रिमेन्स हमेशा क्या होता है, कंजर्व रहता है। इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप कंजर्व की जगह क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, एंड यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अनचेंज भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने कोलिजन का तो मतलब समझ लिया। कोलिजन क्या होता है, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी की वेलोसिटी को अफेक्ट कर दे तो कहेंगे कि दोनों बॉडी का कोलिजन हुआ है। तो टच करके भी कर सकते हैं, विदाउट टच भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में आप सोच सकते हैं बाइक और साइकिल का टक्कर है, तो वहां पे क्या हो, कोलिजन है। ठीक है, और पूरे कोलिजन में पूरे सिस्टम का जो वो होता है, मोमेंटम होता है, वो कांस्टेंट होता है, मोमेंटम चेंज नहीं होता है पूरे सिस्टम का। कोलिजन के पहले जितना मोमेंटम होता है, कोलिजन होते वक्त और कोलिजन के बाद भी उतना ही मोमेंटम रहता है, चेंज नहीं होता। उसको हमने मैथमेटिकली भी न्यूटन के सेकेंड लॉ से आपको प्रूफ करके दिखा दिया। ठीक है, अब हम क्या समझेंगे कि कोलिजन दो प्रकार के कोलिजन के टाइप देखेंगे। तो देखिए कोलिजन मेनली दो प्रकार के होते हैं, पर एक तीसरा प्रकार भी हमारा आ जाता है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, पहला होता है कोलिजन, क्या पहला होता है, इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन, एंड सेकंड, ये फर्स्ट है। ठीक है, एंड सेकंड कह सकते हैं, ये सेकंड इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, और थर्ड आपका क्या होता है, एक होता है आप जिसमें दोनों की क्वालिटी होती है, तो आप लिख सकते हैं पार्शियली, दोनों है तो पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन लिखिए या पार्शियली इलास्टिक कोलिजन लिखिए, बात वही होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पार्शियली, मैं इन इलास्टिक, ठीक है ना यार, इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, पार्शियली इलास्टिक कोलिजन, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं पार्शियली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो तीन प्रकार का कोलिजन होता है। तो देखिए आप किसी भी चीज को आप जब कई प्रकार में बांटते हैं तो किसी बेसिस पे बांटते हैं। जैसे कि आपके क्लास में आपको कह दिया है कि आपके क्लास के बच्चों को बांटिए, तो बहुत लोग सोचेंगे किस बेसिस पे बांटे। कोई कहे कि चलो ऐसे बांटते हैं कि कुछ बच्चे क्लास में देखते हैं बहुत मैंने डिसिप्लिन में होते हैं, कोई जो बैक बेंचर रहते हैं वो डिसिप्लिन में नहीं होते, तो उस तरह से भी आप बांट सकते हैं कौन अच्छा बच्चा है, कौन उतना अच्छा बच्चा। वैसे किसी बच्चों को खराब नहीं करना चाहिए, वहाँ से मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आप इस बेसिस पे बांट सकते हैं कोई बच्चा अच्छा है, कोई बच्चा खराब है, या फिर आप इस बेसिस से बांट सकते हैं कि किसके नंबर ज़्यादा आते हैं, किसके नंबर कम आते हैं, उस प्रकार से क्लास को बांट सकते हैं। तो वैसे अगर आपको कोलिजन को बांटना है तो कोलिजन को बांटने के लिए आप भी कोई एक बेसिस ले सकते हैं, और वो बेसिस किस बेसिस पे इसको बांटा जाता है, तो उसको बांटा जाता है काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे।
यानी कि अगर कह सकते हैं अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो कोलिजन के पहले जितना काइनेटिक एनर्जी है कोलिजन के बाद उतना ही काइनेटिक एनर्जी रहेगी, वो कम नहीं होगी, ठीक है, जितना थी पहले उतना ही रहेगी। तो देखिए यहाँ पे आप पूरे ये मत कहेंगे पूरे कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहेगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, पूरे प्रोसेस में सेम नहीं होगी काइनेटिक एनर्जी। उसे कहेंगे इलास्टिक कोलिजन, जिसमें काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं इनिशियल आई लिख सकते हैं इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, यानी कि इनिशियल यानी कि कोलिजन होने के पहले जितनी काइनेटिक एनर्जी है कोलिजन होने के बाद भी उतना ही काइनेटिक एनर्जी रहेगी, तो कहेंगे कि इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। बट इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि कोलिजन होने के पहले जितना काइनेटिक एनर्जी है वो इज नॉट इक्वल टू कोलिजन होने के बाद जितना काइनेटिक एनर्जी है। और ये तो आप कह सकते हैं कि ये आप इन दोनों का इसमें क्या होता है, इन दोनों की क्वालिटी होगी, तो इसे कह सकते हैं कि पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन या पार्शियली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं कि इलास्टिक कोलिजन में क्यों काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे चेंज नहीं होती, क्यों काइनेटिक एनर्जी जितनी है उतना ही होती है। इलास्टिक कोलिजन मतलब यही होता है कि जब दो चीजें टकरा रही, मान लीजिए एक दो गेंदा है दोनों टकरा रही है, तो टकराएंगे तो उसमें डिफॉर्मेशन होगा, डिफॉर्मेशन तो कुछ टूटे फूटे कुछ मतलब पुचकेगा फूलेगा कुछ होगा, फिर जब वो हटती है एक दूसरे से यानी कोलिजन के बाद फिर से वो अपना शेप क्या कर लेते, रिगेन कर लेती है, तो कहेंगे कि वहां पे इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ है, ठीक है। और वहां पे जब जैसे पहले थी टकराई फिर वैसे ही हो गई, इसका मतलब वहां पे कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हुई है, तभी जैसे पहले था वैसे वो, जैसे मान लीजिए दो गेंदा है यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, दो गेंदा है, ठीक है, इन दोनों का इलास्टिक कोलिजन मान लो यहाँ पे कोलिजन हुआ, ठीक है, कोलिजन हुआ यानी थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हुआ, फिर कोलिजन के बाद जैसी थी वो वैसी शेप में आ गई, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हुई, तभी जैसे पहले थी वैसे बाद में है, इसका मतलब यहाँ पे कोई एनर्जी लॉस हुआ ही नहीं। एनर्जी लॉस कब होगा, जब दोनों टकरा के कुछ एक पुचक जाए हमेशा के लिए, आप कह सकते हैं कि और एक कुछ टूट फूट जाए, इसका मतलब वहां पे कुछ एनर्जी लॉस हो चुकी है, तभी जाके वो अपना शेप वापस नहीं आ पाया उसका। पर देखिए यहाँ पे जैसा है पहले फाइनल में भी वैसा आ गया, इसका मतलब यहाँ पे कोई एनर्जी लॉस ही नहीं हुई, एनर्जी यूज ही नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कोलिजन में इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे सेम होता है। बट इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि कोई चीज जब टकरा जाए डिफॉर्मेशन होने के बाद जब वो दूर हटे तो उन डिफॉर्मेशन जो है वो सही नहीं हो, जो पुचका है वो पुचका ही रह जाए, जो फूला है वो फूला ही रह जाए, जो टूटा है वो टूटा ही रह जाए, और वो टूटेगा पिचकेगा तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी जरूर लॉस कुछ होगी। इसलिए इन इलास्टिक कोलिजन में मान लीजिए ऐसे कोई चीज है, इन दोनों में मान लीजिए यहाँ पे कोलिजन हुआ और यहाँ पे आने के बाद वो ऐसे पिचकी ही रह गई, ये चीज पिचका ही रह गया, इसका मतलब यहाँ पे कुछ एनर्जी इसको पिचकाने में लगी है, इसीलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जितना यहाँ पहले था बाद में भी कोलिजन के बाद में काइनेटिक एनर्जी उतना नहीं रहेगा, थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लॉस होगा। तो इसलिए आप दिमाग में याद करिए इलास्टिक कोलिजन होता है तो वहाँ पे जो बॉडी है अपना शेप वापस उसी प्रकार रिगेन कर लेती है, इससे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल भी लॉस नहीं होता, बट यहाँ पे शेप रिगेन नहीं कर पाती, इसका मतलब शेप को बिगाड़ने में कुछ काइनेटिक एनर्जी चली गई, इसलिए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पॉइंट पर फाइनल पॉइंट पर सेम नहीं होता है। तो आपने समझ लिया कि इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन में अंतर क्या होता है। आज का जो हमारा टॉपिक मेन टॉपिक हम पढ़ेंगे पहले इलास्टिक कोलिजन, और उसके लिए यही पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन में क्या निकालेंगे, यही निकालेंगे कि जब दो बॉडी टकराती है यानी कि इलास्टिक कोलिजन होता है, जब दो बॉडी टकराती है तो उसमें हमने बताया क्या कोलिजन क्या होता है, एक दूसरे की जो एक दूसरे को चीज को वेलोसिटी को क्या करना इफेक्ट कर देती है। तो जब वेलोसिटी कैसे इफेक्ट होता है, वेलोसिटी टकराने के बाद कितना आता है उसको कैसे मैं फाइंड करूंगी, उसी के लिए फॉर्मूला आज निकालने चलेंगे इलास्टिक कोलिजन में, ठीक है। तो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक चीज मानते हैं, मान लीजिए कि एक कोई बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला निकालना है इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी कैसे निकालेंगे कोलिजन होने के बाद, ठीक है। यानी कि यहाँ वेलोसिटी का क्या करें फॉर्मूला निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे और कुछ केसेस भी देखेंगे। तो सबसे पहले मानते हैं कि हमारे पास एक ये कोई बॉडी है, ठीक है, जिसका जो मास है वो क्या है m1 है, ठीक है,
और एक ये दूसरी बॉडी है जिसका मास m2 है और इसकी जो वेलोसिटी है u1 है एंड इसकी वेलोसिटी क्या है u2 है। देखिए यहाँ पे मैंने कोलिजन दिखाऊंगी नहीं, पर कोलिजन सोचिए हो गया। और अब मैं दिखा रही हूँ कोलिजन होने के बाद। तो हमने क्या किया, इलास्टिक कोलिजन में तो m1 m2 वही सेम ही रहेगा, तो उसमें कोई कुछ नहीं होगा, तो ये m1 एंड m2 रहेगा। और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v1 एंड इसकी वेलोसिटी हमने मान लिया v2 होगी। क्यों, कोलिजन होने के बाद मैंने क्या कहा, वेलोसिटी चेंज हो जाती है, वेलोसिटी अफेक्ट करता है, तो वेलोसिटी हो गई। ठीक है, तो ये क्या कोलिजन के पहले का सिचुएशन में बता रही और ये कोलिजन के बाद का सिचुएशन बता रही। तो इतना हमने क्या किया, इतना हमने मान लिया। ठीक है, तो अब क्या, अब हम तो देखिए यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो इलास्टिक कोलिजन में हम दो कंडीशन जानते हैं। पहला क्या है, जो कि सारे कोलिजन में होता है, कि मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। और इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होता है, सेम होता है। तो ये लिख सकते हैं आप कि मोमेंटम कंजर्व होता है किसी भी कोलिजन में, तो इलास्टिक कोलिजन में भी तो होगा। तो आप कह सकते हैं कि m1 u1 प्लस m2 u2 is equal to m1 v1 प्लस m2 v2। आप सोच रहे होंगे कि मैंने कैसे किया, ये मैंने कोलिजन के पहले पूरे सिस्टम का ये मोमेंटम है और ये कोलिजन होने के बाद पूरे सिस्टम का मोमेंटम है। ये दोनों आपस में इक्वल हुआ। क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि किसी भी कोलिजन में मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। ठीक है, तो एक ये कंडीशन है। तो अगर इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करें, इसको सॉल्व कैसे करें कि आप एक काम करिए, इसको इधर लेते आते हैं। ठीक है, हमें क्या वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी निकालने के लिए कुछ करना पड़ेगा, m को हटाना पड़ेगा। और m को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इस साइड लेके आते हैं। ऐसे लिख सकते हैं m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं m2 v2 माइनस m2 u2। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, m1 को मैं क्या कर रही हूँ, कॉमन कर रही हूँ, तो यहाँ बचेगा u1 माइनस v1। और यहाँ पे सही है ना, मैं m2 को कॉमन करूँगी तो क्या बचेगा, v2 माइनस क्या है u2। ठीक है, ये चीज़ हो गया। ये तो रही हमारी पहली कंडीशन। ठीक है, इसको आप क्या करें, इक्वेशन नंबर, एक काम करिए, फर्स्ट बना लीजिए। ठीक है, अब हम दूसरी कंडीशन लें कि इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, सेम होती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इनिशियल पॉइंट, यानी कि इस समय जो काइनेटिक एनर्जी होगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी देखिए यहाँ पे कोलिजन होने के बाद है, तो इस समय जो काइनेटिक एनर्जी इस सिस्टम का होगा, उसके बाद भी इसका काइनेटिक एनर्जी सेम होगा, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। तो इस समय अगर आपको निकालना है वो काइनेटिक एनर्जी, तो लिख सकते हैं 1/2m, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं u1 स्क्वायर, यहाँ पे m1 स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस 1/2m m2 u2 स्क्वायर। ये क्या होता है, ये 1/2mv स्क्वायर क्या होता है, हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे m1 पहले बॉडी का हम काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, और यहाँ पे पहले बॉडी का वेलोसिटी u1 है, दूसरे बॉडी का m2 है और वेलोसिटी u2 है। ठीक है, ये पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब दूसरे सिस्टम का यानी कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। इतना करेंगे। देखिए यहाँ पे आप क्या, देखिए इसको क्या करें, इसको ब्रैकेट में करें। इक्वेशन नंबर आपको फर्स्ट याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये एंड ये दूसरे एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से हम m1 वाले को एक साइड लेके आएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नहीं, एक बार देख लूँ मैं। देखिए नहीं दिख रहा है, m नहीं दिख रहा है। एक काम करेंगे, इस चीज को आप क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखते हैं। देखिए फिगर को मैं मिटा सकती हूँ, फिगर से आपको कुछ लेना देना नहीं, मैंने फिगर तो ऐसी आपको डेरिवेशन करते समय आप फिगर बनाएंगे तो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, इसको इस इक्वेशन में फर्स्ट को याद रखे रहिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस m1 वाले को इस साइड में लेके आ रही हूँ, तो ये हो जाएगा m1 स्क्वायर, थोड़ा सा आगे से लिखते हैं। ठीक है, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, इसको लेके आ रहे हैं माइनस mv स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता है, mv स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा v1 स्क्वायर, और यहाँ पे इज इक्वल टू, इधर क्या बचा, इधर बचा है m2 v2 स्क्वायर, और इधर से जाएगा तो m2 u2
स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसमें से मैं m1 कॉमन ले रही हूँ, m1 कॉमन ले रही हूँ, तो बच रहा है u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और यहाँ m2 अगर मैं कॉमन ले लूँगी तो क्या बच रहा है, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। अब क्या कर रहे हैं, अब एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड, और ये क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप याद कर लेंगे। अब क्या करेंगे, अब इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट का क्या करें, डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि कह सकते हैं डिवाइड इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो अगर डिवाइड करें तो आप डायरेक्ट यहीं से डिवाइड कर सकते हैं, तो पहले इस साइड का m1 एंड m1 भी कट जाएगा, और इस टाइम का m2 और m2 कट जाएगा, और यहाँ पे इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं u1 माइनस, चलिए करती हूँ मैं, करूंगी इसको, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे बचेगा m1 तो नहीं बचे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे m खत्म, और इसका सॉल्व करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी, यानी कि u1 प्लस v1, और एक ब्रैकेट में आएगा u1 माइनस, चलिए डायरेक्ट करने से नहीं समझ में आएगा, डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, इधर अपान में क्या है m1 u1 माइनस v1, और यहाँ इज इक्वल टू m2, और यहाँ है v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, और यहाँ पे अपान क्या है m2 v2 माइनस u2। अगर आप नहीं समझ आए तो मैं बताऊं कि इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट का मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो देखिए यहाँ पे m1 और m1 इसको आप कट सकता है, उसको डायरेक्ट मैं मिटा दे रही हूँ, ठीक है, ये दोनों कट गया, ये दोनों भी आपस में क्या हो गया, कट गया, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं u1 प्लस लिख सकते हैं v1, और एक ब्रैकेट में u1 माइनस v1, ये क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, और यहाँ क्या है, यहाँ है u1 माइनस v1। अब बहुत लोगों को दिख रहा होगा मैं क्या बोल रही थी, v2 प्लस u2 v2 माइनस u2, और यहाँ क्या है v2 माइनस u2 है, ठीक है। तो क्या कुछ कट रहा है, देखिए ये इससे क्या होगा, कट गया, और ये इससे क्या हो गया, कट गया, ये ठीक है। यहाँ पे आप एक काम करिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखने के बजाय मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप लोग कॉपी में वहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है, वही यहाँ पे यूज किया गया। तो क्या बच रहा है, लास्ट में बच रहा है u1 प्लस v1 इज इक्वल टू बच रहा है u2 प्लस, यहाँ नहीं देखिए यहाँ v2 है, v2 प्लस क्या है u2, ठीक है, ये आपका बच गया। आप इसको अगर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर इसको इधर लेके आए u1, ये u2 को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया, ये इक्वेशन नंबर हो गया है थर्ड। और हमें क्या निकालना, हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी निकालने के लिए मैंने जो इक्वेशन, तो देखिए हम निकाल क्या रहे थे, हम निकाल रहे थे कि मान ले दो चीज जब टकरा रही है तो टकराने के पहले उन दोनों की कोई वेलोसिटी रही होगी, और टकराने के बाद ये दोनों एक दूसरे की वेलोसिटी को अफेक्ट की होंगी। तो जो अफेक्ट करने के बाद जो उसके बाद उन दोनों की वेलोसिटी होगी वही हमें निकालना है। यानी कि हमने जो फिगर बनाया था उसमें हमें u1 एंड u2 तो पता था, बट हमें v1 एंड v2 की वैल्यू निकालनी थी कि टकराने के बाद वेलोसिटी क्या है। तो देखिए यहाँ से अब आप सोच रहे हो कि अगर मुझे v2 निकालना है तो यहाँ से निकाल लूँ मैं v2 एंड v1 भी निकाल दूँ। तो देखिए यहाँ से अगर हमें v2 निकालना है तो v2 निकालने के लिए u1 एंड u2 तो पता होगा, बट हमें v1 नहीं पता होगा। v1 मतलब क्या होगी, टकराने के बाद जो पहली जो बॉडी होगी उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, वो हम कैसे पता करेंगे, वो तो हमें नहीं पहले ही पता होगा। और वही चीज़ तो यही दोनों हमें पता करना है। तो यही दोनों जब हमें पता करना है तो हम इसको इस रूप में नहीं लिख सकते। जैसे अब हमें v1 एंड v2 पता करना है, हमने यही चीज़ तो आपको बता रही, मैं इसी चीज़ के लिए डेरिवेशन कर रही हूँ कि v1 एंड v2 निकालने के लिए। तो
हमें V1 भी नहीं पता है, तो V2 की अगर वैल्यू इस इक्वेशन से मैं निकालूंगी तो V1 के रूप में आ जाएगा, और V1 की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है। और अगर V2 की वैल्यू मैं V1 की वैल्यू निकालूं तो वो V2 के रूप में आ जाएगी, क्योंकि V2 इधर चला जाएगा और V2 की भी वैल्यू नहीं पता है। तो इसलिए अगर हमें निकालना वेलोसिटी तो इस इक्वेशन से हम नहीं निकाल पाएंगे, इस इक्वेशन से नहीं निकालेंगे। किस इक्वेशन से निकालेंगे? जो मैंने बताया था, शायद मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कराया था या कि नहीं कराया था, मुझे इतना नहीं याद है। जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में लिखा था, जो कि हर एक कोलिजन के लिए ट्रू होता है कि मोमेंटम जो होता है पूरे कोलिजन में क्या होता है, सेम होता है। उसी में हम क्या करेंगे, यहाँ से V2 की वैल्यू या V1 की वैल्यू निकाल लेंगे। निकाल के यहाँ से V1 V2 की वैल्यू जो आएगी उसमें पुट कर देंगे, तो हमें V1 V2 की वैल्यू M1 और M2 के रूप में आ जाएगी और U1 एंड U2 के रूप में आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे पहले देखिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, इसको कहेंगे, इसको कह सकते हैं कि वेलोसिटी, इसको कहेंगे इसको रिलेटिव वेलोसिटी कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे U1 U2 है। U1 U2 यानी कि टक्कर के पहले की वेलोसिटी है, ये टक्कर के बाद की वेलोसिटी है, तो इसको रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों को कह सकते हैं। ठीक है, काम करते हैं। अब चलिए प्रोसेस अपना स्टार्ट करते हैं कि अब क्या हम करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे, अब एक काम करते हैं, जो इक्वेशन नंबर हमें ये फाइनल इक्वेशन नंबर जो थर्ड मिला है उसको क्या करेंगे, यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, V2 की वैल्यू, यहाँ V2 की वैल्यू अगर यहाँ से मैं V2 निकालूँ तो क्या आएगा, U1 माइनस U2 आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस V1। अब इसको क्या करेंगे, ये जो में हमारा आया है V2, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4, इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मुझे सेकंड मुझे इतना याद नहीं है क्या था, पर जो मैंने पहली लाइन लिखी थी, अगर आपने नहीं लिखा तो उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लिए। पहली लाइन क्या की, जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है। मैं देखिए यहाँ मैंने ये जो पहली लाइन मैंने स्टार्ट किया डेरिवेशन यही लिखा था। ठीक है, यहाँ पे हम V2 की वैल्यू जब रख देंगे, जब यहाँ V2 की वैल्यू रख देंगे तो V2 की वैल्यू देखिए रख देंगे तो V1 की वैल्यू अपने आप यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, तो चलिए रखते हैं M1 U1। ये आप मत सोचिए कि ये मैं कहाँ से ला दी, मैं जो स्टार्टिंग में स्टार्ट क्यों, इसी से स्टार्ट क्यों, उसको आप इक्वेशन नंबर कोई बना सकते हैं। ठीक है, तो M2 U2 इज इक्वल टू हो जाएगा M1 एंड V1 प्लस M2, और यहाँ V2 की वैल्यू क्या है, U1 माइनस U2 प्लस क्या है, V1। ठीक है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 U1 माइनस M2 U2 प्लस M2 V1। मैंने क्या किया, ब्रैकेट बस तोड़ दिया। ठीक है, यहाँ से मैंने V2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर, जो मैंने इक्वेशन नंबर बनाया शायद नहीं था, उसमें हमने क्या कर लिया, रखे जहाँ से हमारा डेरिवेशन स्टार्ट हुआ था। तो ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, अब एक काम करिए, जैसे कि यहाँ पे U1 है, ठीक है, और यहाँ पर भी U1 है, तो एक काम करिए, इसको हम क्या करेंगे, इस साइड लेके आएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, M1 U1, और यहाँ पे भी क्या है, M2 U1 जो है उसको इधर लेके आएंगे, तो माइनस M2 U1। ठीक है, और यहाँ क्या बचा, यहाँ है प्लस M2 U2 है, और अब क्या लेके आएंगे, जहाँ M2 U2 ये वाला लेके आएंगे, यहाँ पे U2 है तो उसको लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस M2 U2। ठीक है, समझ में आपको आ रहा है। अब इधर क्या बच रहा है, इधर हमारा ये दोनों चला गया, तो इधर बच रहा है 2M1 एंड V1 बच रहा है। ठीक है, इतना बच रहा है। अब क्या करेंगे, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इसको करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें से U1 कॉमन लेंगे, U1 कॉमन लेंगे तो क्या बच रहा है, M1 माइनस M2 बच रहा है, इतना बच रहा है, और इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा 2M2 U2 बच रहा है, और इधर क्या है 2M1 एंड क्या है V1 है, इतना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने क्या किया है कि इसमें इस वाले इक्वेशन में, ये कोई इक्वेशन था, ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने डेरिवेशन से स्टार्ट किया, इसमें V2 की वैल्यू
अब पुट कर दिया है, V2 की वैल्यू पुट किया, उसके बाद कुछ नहीं किया, यहाँ ब्रैकेट तोड़ा है और उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद इसको ऐसे ही लिख दिया और यहाँ पे देखें इसमें U1 वाला जो भी टर्म है मैं उसको इधर लेके आई हूँ, फिर M2 U2 को ऐसे ही लिख दी हूँ, फिर देखियो कि U2 वाला जो टर्म है उसको लेके आई हूँ और फिर लास्ट में हमारा ये दोनों बच गया तो उसको यहाँ पे मैं क्या कर दी हूँ, जोड़ दी हूँ। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, क्यों कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए M1 एंड यहाँ पे क्या है M2 है, तो यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा M1 V1 और ये प्लस क्या है M2 V1 है। अब यहाँ पे क्या हम V1 को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे तो क्या होगा M1 प्लस M2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब एक काम करते हैं, हमें तो V1 की वैल्यू निकालनी है, यही तो हमें निकालना था, तो ये तो हमें मिल गया। तो यहाँ पे देखिए अब V1 की वैल्यू में कहीं V2 नहीं आ रहा है। ठीक है, और अगर इस तरह से आप V1 V2 निकालेंगे तो V2 और V1 आ रहा था, बट इसमें देखिए कहीं पे भी आपको V का कोई टर्म नहीं आएगा। तो यहाँ वेलोसिटी V1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यही तो हमें निकालना था, आ जाएगा। इसको अच्छे से लिखे तो M1 माइनस M2 और इसको क्या करें, नीचे लेके आते हैं। ठीक है, तो इसको नीचे लेके आएंगे तो हो जाएगा M1 प्लस M2 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए यहाँ पे U1 बचा है, इसको U1 लिख देते हैं और यहाँ प्लस क्या है 2M2 और पहले अपान इसको लेते आइए, इसको फिर से लेके आ रहा है इधर, तो क्या बचेगा M1 प्लस M2 और यहाँ पे लिख सकते हैं V2। मैंने V2 को इधर देखिए यहाँ पे U2 होगा, U2 को मैंने इधर क्यों लिखा है कि थोड़ा देखने में अच्छा लगे कि यहाँ U1 है यहाँ पे U2 है। तो ये मिल गया V1 की वैल्यू। ठीक है, यानी कि टकराने के बाद, टक्कर के बाद जो पहला मास होगा, मैंने M1 और M2 दो मास बनाया था, उसमें M1 का जो मास हो जाएगा ये हो जाएगा और M2 का मास अभी निकालेंगे हम क्या होगा, M2 का सॉरी वेलोसिटी क्या होगा। तो जैसे है वैसे अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से अब मैं क्या करूँगी, V1 को इधर ले जाऊंगी, V2 को इधर ले जाऊंगी और फिर यहाँ पे जहाँ V1 की वैल्यू हम रख देंगे और फिर से सॉल्व करेंगे तो ऐसा ही कुछ थोड़ा बहुत आएगा। तो चलिए उसको मैं क्या करूँगी, डायरेक्ट लिखूंगी, थोड़ा सा चेंज आएगा, क्या आएगा तो आप लिख सकते हैं सिमिलरली, मतलब आप अगर यहाँ से अब V1 की वैल्यू निकाल के उस इक्वेशन में रखेंगे तो आएगा हमारा V2 इज इक्वल टू आ जाएगा जैसे यहाँ पे M1 माइनस M2 है तो यहाँ हो जाएगा M1 प्लस M2, हर चीज उल्टा हो जाएगा और यहाँ पे तो M1 प्लस M2 रहेगा ही। और जैसे यहाँ पे U1 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, देखिए मुझे याद नहीं है पर देखिए कुछ आएगा, देखिए मैं लिख लेती हूँ कि आप यहाँ पे V1 निकाल के और V2 के रूप में रखेंगे तो क्या आएगा मुझे याद नहीं है, पर मैं लिख लूँ क्या आएगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत आएगा, ऐसे आता और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ जैसे U1 है तो यहाँ पे हो जाएगा U2। ठीक है, और यहाँ पे 2, यहाँ प्लस 2, जैसे यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे M2 है तो यहाँ पे M1 आ जा रहा है और यहाँ नीचे M1 प्लस M2 और इधर U2 है तो इधर क्या हो जाएगा U1 है। कुछ नहीं, बस क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे U1 है तो यहाँ U2 हो जा रहा है, यहाँ U2 है तो यहाँ U1 हो जा रहा है, यहाँ 2M2 है तो यहाँ पे 2M1 हो जा रहा है। ठीक है, ये वेलोसिटी क्या है, ये वेलोसिटी है जो सेकेंड मास है उसकी ये वेलोसिटी है और ये फर्स्ट मास की वेलोसिटी है। तो हमने तो वेलोसिटी निकाल लिया, यही तो हमें फाइंड करना है कि टक्कर होने के बाद वेलोसिटी क्या होगी। तो चलिए वेलोसिटी निकाल लिया, अब क्या करते हैं, कुछ केस ले लेते हैं, कुछ टक्कर करवा लेते हैं और आप लोग की वैल्यू निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद कर लेते हैं, मैं भी याद कर रही हूँ आपके साथ साथ। M1 माइनस M2, M1 प्लस M2 यहाँ U1 है, यहाँ 2M2 M1 प्लस M2 यहाँ पे U2 है, यहाँ पे उल्टा में क्या होगा, बस U1 की जगह U2, U2 की जगह U1 और यहाँ पे 2M2 की जगह 2M1 और बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए आप थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से याद करें तो याद हो जाएगा, उतना टफ नहीं है। ठीक है, अब क्या करें, अब चलिए कुछ केस लेते हैं और केस क्या लेते हैं, केस ये लेते हैं केस फर्स्ट। ठीक है, केस कुछ आपके बुक में दिया हुआ है, केस फर्स्ट यानी कि जो हमने M1 एंड M2 बनाया था वो अगर इक्वल होगा, ठीक है, वो अगर इक्वल हो, आपस में इक्वल हो और मान लीजिए कि जो M2 है वो क्या है, वो M2 क्या है, मान लीजिए रेस्ट पे है, रेस्ट मतलब M2 की जो वेलोसिटी
0 है, M2 रेस्ट पे है। M2 रेस्ट मतलब जो कि देखिए केस, सबसे पहले केस क्या लिखते हैं कि M1 इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M। मान लीजिए कि M1 M2 की जो मास होगा दोनों का सेम होगा, तब वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो वेलोसिटी V1 इज इक्वल टू क्या था, पहले लिख लेते हैं। V1 इज इक्वल टू क्या आया था, M1 माइनस M2 अपान था M1 प्लस M2। फॉर्मूला पहले मैं लिख रही हूँ, यहाँ U1 था प्लस यहाँ पे 2M1 था और यहाँ M1 प्लस M2 था और यहाँ क्या था, यहाँ था U2। ठीक है, यहाँ पे पहले वाले में शायद 2M2 था। ठीक है, और जो V2 की वैल्यू क्या थी, V2 की वैल्यू आई थी M1 माइनस M2, जो कि मैंने सॉल्व नहीं किया, डायरेक्ट बताया है। अगर आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा उतना ही। यहाँ पे क्या था, U2 था और यहाँ पे प्लस 2M1 लिखेंगे और यहाँ पे देखिए M1 प्लस M2 और यहाँ क्या था, U2 था, नहीं सॉरी U1 था। देखिए फिर से मैं देख लूँ कहीं मैं गलत तो नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या ठीक है, पहले वाले का 2M2 है एंड दूसरे वाले का मुझे ये कन्फ्यूजन था। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, M1 एंड M2 इक्वल है तब V1 एंड V2 निकालेंगे। तो सबसे पहले V1 मैं निकालूंगी, तो V1 देखिए इसमें डायरेक्ट रख के देखते हैं। M1 M2 इक्वल है तो ये पूरा ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे M1 एंड M2 यहाँ पे क्या है, इक्वल है, तो ऊपर 2M2 हो जाएगा और नीचे M1 एंड M2 इक्वल है। तो यहाँ पे भी अगर आप M1 की जगह M2 ही रख दे, ठीक है, M1 की जगह यहाँ रहने दीजिए, इस चीज़ को रहने दीजिए। आप जो यहाँ पे M1 है उसकी जगह M2 रख दे तो नीचे भी 2M2 आ जाएगा। जैसे डायरेक्ट मैं करती हूँ, ये पहला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि M1 और M2 इक्वल है। और प्लस यहाँ पे क्या है, 2M2 है तो इसको 2M2 ही लिख लेते हैं। और यहाँ पे M1 और M2 इक्वल है तो यहाँ पे भी M2 लिख लेते हैं और यहाँ M2 है ही तो इसको भी डायरेक्ट 2M2 लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे U2 लिख देंगे। ये दोनों आपस में कट गया तो जो V1 की वैल्यू आ गई U2 के बराबर आ गई। ठीक है, पहला। और दूसरा अब क्या करते हैं, अब जैसे ये तो चीज मैंने निकाल लिया, अब क्या करेंगे, अब निकालते हैं V2 क्या आ रहा है। ठीक है, देखिए अभी मैं बता रही हूँ कि जो मतलब आ रहा है उसकी मीनिंग, इसका मतलब क्या हुआ। अगर V2 निकालेंगे तो यहाँ पे पहले भी V2 निकालेंगे तो ये टर्म भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि M1 एंड M2 इक्वल है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी यहाँ 2M1 नीचे भी आ जाएगा, 2M1 ऊपर आ जाएगा, ये भी कट जाएगा तो ये हो जाएगा U1। ठीक है, जैसे मैंने V1 किया है वैसे ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले मास का हमने क्या बताया था, माना था कि पहले मास का जो वेलोसिटी है वो U1 है और दूसरे मास का जो वेलोसिटी है U2 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर मास सेम है तो टकराने के बाद वेलोसिटी एक्सचेंज हो जा रहा है। जो पहले मास का जो वेलोसिटी है वो टकराने के बाद दूसरे मास की वेलोसिटी के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि इसमें ये इस चीज़ को आप देख के ये कह सकते हैं कि जब मास सेम होता है तो जब दो चीज़ टकराती हैं तो वेलोसिटी एक दूसरे क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, ये पहला केस है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, केस सेकंड में चलेंगे और फॉर्मूला नहीं मिटाएंगे क्योंकि फॉर्मूला मुझे भी याद नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत ईजी है। ठीक है, फिर भी देखते रहेंगे, कहीं कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और केस सेकेंड क्या है, केस सेकेंड है कि इफ M2 इज ग्रेटर देन M1, बहुत ज़्यादा बड़ा है M2 M1 से, एंड M1 मान लीजिए जो M2 है वो क्या है, रेस्ट पर है। M2 रेस्ट पर है, इसका मतलब कह सकते हैं कि जो U2 है वो 0 है। क्यों U2 0 है, M2 रेस्ट पर मतलब सेकेंड बॉडी रेस्ट पे है, इसका मतलब सेकेंड बॉडी की स्टार्टिंग में वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, बाद में वेलोसिटी हो सके। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ रुका हो, उस पर टकराने के बाद क्या पता है इसकी भी वेलोसिटी बढ़ जाए, इसलिए यहाँ पे V2 नहीं पर U2 क्या है, 0 होगा। ठीक है, ये सेकंड केस है। तो इस समय अगर वेलोसिटी निकालेंगे V1, तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पहले दिमाग में कुछ अगर एक एग्जांपल लेके चलेंगे तो ज़्यादा याद रखिए। देखिए यहाँ पे M2 इज बहुत बड़ा है, ग्रेटर देन M1 है, बहुत ज़्यादा बड़ा है M2। तो यहाँ मान लीजिए कि M2 यहाँ पे मान लीजिए एक ट्रक है और यहाँ M1 मान लीजिए कि एक साइकिल है। ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए ट्रक बहुत बड़ा है साइकिल से, और साइकिल सोचिए कि चल रही है, साइकिल रेस्ट पे नहीं है, M2 रेस्ट पे, यानी कि ट्रक खड़ा हुआ है। तो आप खुद सोच के देखिए, जब ट्रक खड़ा रहेगा और साइकिल यहाँ जा रही है, ठीक है, जब ट्रक खड़ा है और साइकिल जा रही है और साइकिल इसको अगर इसको टक्कर मारेगी, तब खुद सोचिए क्या ट्रक हिलेगा,
ट्रक नहीं हिलेगा, ट्रक जैसे वैसे खड़ा रहेगा, बिल्कुल ये साइकिल वापस फिर टकरा के वापस चली जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगी, V1 निकालूंगी तो वही, V1 मतलब क्या, V1 मतलब यही चीज़ निकालूंगी, V1 मतलब यही कि जो साइकिल है उसकी वेलोसिटी टकराने के बाद क्या होगी, और V2 निकालूंगी कि जो ट्रक है टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। प्रैक्टिकली हमने दिमाग में सोच के तो देख लिया कि ट्रक अपनी जगह पे हिलेगा नहीं, बट ये वेलोसिटी क्या होगी इसकी चलिए देखते हैं, साइकिल की वेलोसिटी देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने साइकिल बताया है। ठीक है, तो निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे M2 इज बहुत बड़ा है M1 से, इसका मतलब जो M1 है वो टेंस टू जीरो, लगभग जीरो के बराबर है, इसके आगे M1 जीरो के बराबर है, यानी कि M1 की वैल्यू अगर यहाँ पे मैं जीरो रखती हूँ, सॉरी पहले ये देखते हैं, M1 की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा माइनस M2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा यहाँ M1 की वैल्यू अगर मैं जीरो रखूंगी तो यहाँ पे हो जाएगा M2, ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा प्लस यहाँ पे 2M2 और अपान यहाँ हो जाएगा M2। ठीक है, और क्या है यहाँ पे U2 है, और ये क्या है U1 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या आएगा, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस U1, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा देखिए यहाँ पे U2 की वैल्यू जीरो है तो इसको डायरेक्ट जीरो कर लीजिए, तो यानी क्या रहा, V1 इज इक्वल टू माइनस U1, यानी कि जो साइकिल की वेलोसिटी U1 क्या है, साइकिल की वेलोसिटी, जो साइकिल है वो उसी स्पीड से पीछे की ओर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस आया हुआ है, यानी कि U1 माइनस है। ठीक है, तो अगर आपको V1 निकाला तो माइनस U1 आ रहा है, तो U1 क्या थी, U1 तो वेलोसिटी थी साइकिल की, पर माइनस U1 आ रहा है V1 की वैल्यू, यानी कि बाद में जो साइकिल की टकराने के बाद वेलोसिटी वो V1 है, तो V1 माइनस U1 आ रहा है। इसका मतलब अगर साइकिल इस तरह से जाके इसमें टकराई तो फिर पीछे उसी स्पीड से वो पीछे चली जाएगी, ये आया, इसका मतलब यही हुआ। और अगर आप V2 निकाल दे तो हमने सोचा था तो उसके अकॉर्डिंग ट्रक तो हिला नहीं, तो V2 हमारा जीरो आना चाहिए, तो V2 देखिए जीरो आएगा भी। तो V2 अगर निकालते हैं, V2 अगर निकालेंगे या देखिए इस चीज़ को याद रखिए, जो M1 थोड़ा सा वो जीरो की तरफ टेंस है। क्यों जीरो की तरफ है, क्योंकि M1 बहुत छोटा है M2 से। यहाँ पे देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया ट्रक और साइकिल का। ठीक है, तो M1 बहुत छोटा है तो यहाँ पे फिर जीरो रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस M2, और यहाँ हो जाएगा क्या, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस M2, और U2 की वैल्यू जीरो, तो यहाँ पे डायरेक्ट जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, ये जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि U2 की वैल्यू जीरो है, और यहाँ पे लिखेंगे तो 2, और M1 की वैल्यू भी यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे U2 की वैल्यू जीरो, यहाँ M1 की वैल्यू हो चुकी, तो ये टोटल आ गया जीरो। और V2 क्या है, ये V2 ट्रक की वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन। ठीक है, ये चीज आपको U1, U2, V1, V2 क्लियर होना चाहिए, तभी ये चीज समझ में आएगा। U1 क्या है, जो फर्स्ट मास है उसकी वेलोसिटी है, U2 क्या है, जो सेकंड मास है उसकी वेलोसिटी है, V1 क्या है, जो टकराने के बाद फर्स्ट मास है उसकी वेलोसिटी है, और V2 क्या है, टकराने के बाद जो सेकंड मास है उसकी वेलोसिटी है। तो देखिए यहाँ पे V2 जीरो आ रहा है, यानी कि टकराने के बाद जो मैंने बताया कि ट्रक खड़ा रह जाएगा, वो चीज यहाँ पे प्रूव हो जा रही है। तो ये केस नंबर सेकेंड था। ठीक है, फर्स्ट तो क्या था, M1 इज इक्वल टू M2, और केस नंबर, ठीक है, दो चीज हमने समझा। एक और केस था आपकी बुक में, एक और केस दिया था, एक और केस क्या दिया था कि एक और केस था V2 M2 एट रेस्ट, यानी कि एक और केस ये है कि इस समय ये कैसे, देखिए हमने इस ट्रक को क्या किया था, ट्रक को रेस्ट पे किया था, यानी कि M2 इज रेस्ट, जो बड़ा है उसको रेस्ट पे किया था, नहीं ट्रक को खड़ा कर दिया। अब मान लीजिए, अब मान लेते हैं क्या, अब मानते हैं कि जो M1 है वो बड़ा है, यानी कि M1 क्या है, ट्रक है, और M2 छोटा है, ये साइकिल है, और यहाँ पे जो साइकिल है वो रेस्ट पे है, यानी कि M2 इज रेस्ट। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे, अब यहाँ इसको ट्रक मान लिया। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा साइकिल। ठीक है, और उस समय हमने क्या, उस समय ट्रक को क्या किया था, ट्रक को खड़ा किया था, यानी कि ट्रक को देखिए मेरी बैटरी भी लो है। ठीक है, उस समय हमने क्या किया था, ट्रक को खड़ा किया था कि ट्रक खड़ा है, यानी कि ट्रक रेस्ट पे है। इस समय हमने क्या M2 को रेस्ट पे किया, यानी कि साइकिल को खड़ा किया। तो आप खुद सोच के देख सकते हैं कि जब मान लीजिए एक
ट्रक आ रही है, ठीक है, और साइकिल रेस्ट पे है, ठीक है, मतलब साइकिल खड़ी और एक ट्रक आ रही है और उसको धक्का मारे तो क्या ट्रक पीछे चली जाएगी धक्का मार के? बिल्कुल भी नहीं जाएगी। ट्रक के वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो आगे चली जाएगी। और जो ये साइकिल है देखते उसके साथ क्या हुआ, ये खड़ी रहेगी या आगे चली जाएगी या दुगने स्पीड से आगे जाएगी या पीछे जाएगी, ठीक है। वेलोसिटी निकालेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने वेलोसिटी का फॉर्मूला मिटा दिया, कोई बात नहीं। ये यहाँ पे पहले इसकी वेलोसिटी u1 है, टकराने की इसके बाद वेलोसिटी v1 है, तो भूल मत जाए। u2 है इसकी वेलोसिटी मास m2 की, और टकराने के बाद v2 है। ये दिमाग में आप याद रख रही है, ठीक है। और हमें अब टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। और m2 रेस्ट पे है, m2 रेस्ट पे है, इसका मतलब यही कि जो u2 है उसकी वैल्यू 0 है। u2 की वैल्यू मतलब u2 की वैल्यू 0 है, इसका मतलब यही है कि जो साइकिल है वो चल नहीं रहा है, वो रुका हुआ है, ठीक है। तो अब v1 निकालते उस समय वेलोसिटी क्या आएगी टकराने के बाद? क्या फॉर्मूला है? m1 प्लस m2 अपान क्या है m1, नहीं यहाँ माइनस था ना, माइनस m1 प्लस m2, और यहाँ u1 था और प्लस यहाँ पे 2m2 था, और यहाँ m1 प्लस m2 था, और यहाँ क्या हो जाएगा u2। देखिए मुझे भी स्टार्टिंग में नहीं याद था, पर आप लोग साथ करते करते मुझे भी याद हो जाएगा, इसलिए आप भी सॉल्व करेंगे 2-3 बार तो आपको भी याद आ जाएगा, ठीक है। देखिए मुझे भी स्टार्टिंग में नहीं याद था, बट अब याद हो गया। तो पहले वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी फर्स्ट बॉडी यानी कि ट्रक का क्या होगा टकराने के बाद, ट्रक क्या होगा? तो देखिए m1 एंड m2, यहाँ पे देखिए जब m2 यहाँ पे m1 बहुत बड़ा है इसलिए m2 टेंड्स टू 0, ठीक है, m2 0 के लगभग बराबर होगा। तो ये दो चीज़ कंडीशन हमें लेके चलनी है। तो यहाँ पे m2 की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ऊपर हो जाएगा m1 और नीचे हो जाएगा m1, नीचे हो जाएगा m1, और u2 की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे u1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 m2 की वैल्यू 0 है तो टोटल टर्म भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे निकालेंगे तो v1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, u1 आ जाएगा। यानी कि v1 इज इक्वल टू u1 मतलब ये दोनों इक्वल आ रहा है, v1 इज इक्वल टू u1 आ रहा है। इसका मतलब जो ट्रक की पहले वेलोसिटी थी ट्रक के बाद में भी वही वेलोसिटी आएगी। यानी कि अगर साइकिल और ट्रक टकरा रहे हैं और साइकिल रेस्ट पे है, साइकिल खड़ी है, इसका मतलब दोनों टकराएंगे तो ये जो ट्रक है उसकी वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस फॉर्मूले से आपको देख के लग रहा है और आप सोचेंगे भी तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये तो मैंने v1 बता दिया। अगर मैं v2 निकालूं, v2 मतलब साइकिल पे क्या फर्क पड़ेगा वो देखेंगे। साइकिल पहले रेस्ट पे है, u2 0 है, तो v2 इज इक्वल टू क्या होता है m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2, और यहाँ पे क्या है, जहाँ पे होता है u2 होता है, प्लस होता है 2 m1 अपान यहाँ पे m1 प्लस m2 होता है, यहाँ पे क्या होता है u1 होता है, ठीक है। अब क्या निकाल, अब देखिए यहाँ पे m2 0 है, m2 0 है यानी कि यहाँ पे हो जाएगा m1 अपान m1 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे u2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2m1 है, ठीक है, m2 0 है, यहाँ 2m1 अपान यहाँ m1 है, और यहाँ क्या है u2 0 है ना, तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 u2 लगा हुआ है और यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ बचेगा 2m1, और यहाँ पे m2 की वैल्यू 0 है अपान m1 u1, m1 से m1 कट जाए यानी कि v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2u1। u1 क्या है, साइकिल की पहले वेलोसिटी है। कुछ गड़बड़ आ रहा है, ठीक है, और गड़बड़ क्या आ रहा है, गड़बड़ नहीं, सही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है कि जो साइकिल की बाद में टकराने के बाद जो वेलोसिटी है, मुझे बीच में देखना ही पड़ रहा है क्योंकि मेरी मोबाइल की बैटरी है लो। तो देखिए यहाँ v2 है, v2 मतलब साइकिल की वेलोसिटी, यानी कि साइकिल की वेलोसिटी ट्रक की जो पहले वेलोसिटी थी, जो वेलोसिटी थी उसके दुगुना हो जाएगी। इसका मतलब यही है कि अगर मान लीजिए कोई साइकिल रेस्ट पे खड़ी है, ठीक है, रेस्ट पे खड़ी और जो बस वाला इसको टक्कर मार के चला जा रहा है, तो जो बस वाले की वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे v1 u1 इक्वल आया था, पर जो ये खड़ा था साइकिल, वो जो ट्रक की स्पीड थी उसके दुगने स्पीड से आगे जाएगा, दुगने स्पीड से। मान लीजिए कि ट्रक जो है हमारा 10 मीटर प्रति सेकेंड, जो कि बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, तो ये जो साइकिल वो 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आगे जाएगा, ठीक है। तो केस आपको होप आपको समझ में आएगा। केस क्या है, फर्स्ट केस अगर मास दोनों का इक्वल हो तो वेलोसिटी क्या होती है, एक्सचेंज हो जाती है,
पहला था। और सेकंड क्या था कि अगर जो हमारा ट्रक खड़ा रहे और साइकिल चलते रहे तो अगर इससे टकराएगा तो साइकिल उसी स्पीड से पीछे चला जाएगा। और थर्ड क्या है कि अगर अगर ट्रक और साइकिल खड़ी है, ट्रक चल रही है और साइकिल खड़ी है, और उसको टक्कर मारेगी तो ट्रक उसी स्पीड से आगे चली जाएगी और जो वेलोसिटी इसकी है जो कि पहले 0 थी वो क्या हो जाएगा, वो ट्रक के दुगने स्पीड से आगे चला जाएगा। तो हमने 3 केस यहाँ पे पढ़ लिया और वेलोसिटी का फॉर्मूला भी निकाल लिया और मुझे ये चीज़ फॉर्मूला भी याद हो गया। मैं बहुत खुश हूँ कि पढ़ाते पढ़ाते मुझे फॉर्मूला भी याद हो गया। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बिल्कुल कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि आप कमेंट करते हैं उससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और भी बेहतर कर सकूं। और अच्छे से पढ़िएगा आप लोग, और नोट्स के लिए बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे लेक्चर वाइज प्रोवाइड होता है। तो अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। BSc फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम शायद होने वाला है। तो अगर आप नोट्स की टेंशन लें तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सारे नोट्स प्रोवाइड करा दूँ। तो जल्दी से जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल से। बाय बाय, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि आपको BSc में टॉप करना है। ठीक है, पढ़ते रहिए, अपने मम्मी पापा को खुश करिए, अपने मम्मी पापा को अपने ऊपर प्राउड फील कराइए। ठीक है, यही ज़िंदगी का सबसे अच्छा तोहफा होता है मम्मी पापा को देने के लिए। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुश रहिए। ठीक है, मैं कुछ ज़्यादा ही ठीक है बोल रही हूँ, मेरी बैटरी तो है ना।